नमस्कार दोस्तों, पैसा और बाज़ार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे व्यूअर अमित यादव जी ने टैक्स के बारे में बात पूछा था, एक सवाल किया था। तो हमने सोचा कि आज इक्विटी म्यूचुअल फंड में और डेट म्यूचुअल फंड में किस तरीके से टैक्स लगता है, तो डेट और इक्विटी में क्या अंतर है टैक्सेशन में, उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करें। तो आज हमने उसके बारे में बात करने का निर्णय लिया। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के जो टूल्स हैं, आरडी है, डेप्ट म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है, एफडी है, एनसीडी है, एनएससी है, जो कॉपरेटिव सोसाइटी के बॉन्ड हैं, उस वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि रियल रिटर्न क्या होता है। तो रियल रिटर्न उसी को कहते हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन और टैक्स दोनों को एडजस्ट कर दिया जाए, अर्थात इन्फ्लेशन माइनस कर लो, टैक्स माइनस कर लो, जो हाथ में बचता है वही रियल रिटर्न है। अब आप लोग जैसे जानते भी होंगे कि जहाँ से भी हमको इंटरेस्ट मिलता है वो आपका इंटरेस्ट आपके इनकम स्लैब में जुड़ जाता है, और जो आपकी इनकम स्लैब है उसी के हिसाब से आपका टैक्स लगता है। जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में दो तरीके के टैक्स हैं। एक जो यदि शॉर्ट टर्म, यदि एक साल से पहले आप रिडीम करते हैं तो 15% कोई गेन होता है तो 15% का फ्लैट टैक्स आपको लगेगा, और यदि लॉन्ग टर्म एक साल के बाद आप यदि रिडीम करते हैं तो जो भी प्रॉफिट होगी उसमें 10% का टैक्स लगता है। तो सरल भाषा में समझें कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको इनकम स्लैब में जुड़ेगा, और जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में है वो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है, ना कि आपके इनकम स्लैब में जुड़ता है। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि सबसे जो ज़्यादा जो हमारे पैसे का खतरा है कहीं से भी होता है, तो सभी लोग, कुछ लोग कहेंगे क्या यदि पैसा हमारा गिर जाए, चोरी हो जाए, वो भी एक खतरा है। बिल्कुल खतरा होता है। और यदि हम किसी कोई गलत निर्णय लिए और कहीं पैसा हमारा डूब गया, वो भी हमारे पैसे का खतरा है। लेकिन उन खतरों को से हम लोग बचा जा सकता है, उसके लिए बहुत सारी सुरक्षा उपाय भी करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है जिस पे हमारा लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके पैसे को धीरे 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 कम करती चली जाती है, उसकी वैल्यूएशन कम कर देती है, अर्थात पैसे का अवमूल्यन हो जाता है। तो जो भी हम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हम ये ध्यान देते हैं कि हमारा पैसा जो इन्फ्लेशन से अधिक मिलना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट कर सके। यदि इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब कि वो जो धन है आपका धीरे धीरे अवमूल्यित हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यूएशन कम हो रही, परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो पैसे को इन्वेस्टमेंट ही इसीलिए किया जाता है, नहीं तो कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि उसकी परचेजिंग पावर बनी रहे, या हम परचेजिंग पावर और बढ़ा लें। तो एक उदाहरण के रूप में हम समझें कि किसी ने पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कहीं भी आरडी कर दिया है और 10 साल चलाते हैं, 10,000 की आरडी, 7% के इंटरेस्ट है, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो 17,40,000 से अधिक होगी। यदि इसमें आपने चूँकि 12 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया तो 12 लाख इन्वेस्टमेंट को यदि माइनस कर दें तो 7,40,000 से अधिक आपके पास गेन होता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब चूँकि आपकी यदि इनकम, यदि 7,40,000 को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाए, और इनकम वो यदि जोड़ने से 10 लाख से नीचे है तो आपको 20% का इनकम स्लैब लगेगा, और यदि इस इनकम को जोड़ने के बाद आपकी जो रेगुलर इनकम उसमें ये इंटरेस्ट को जोड़ दें, ये 10 लाख से अधिक हो जाता है तो आपको ये 30% के स्लैब में बदल जाएगा। तो 20% के स्लैब में यदि आप होते हैं तो 1,48,000 से अधिक आपको टैक्स देना होगा, और यदि 30% का इनकम स्लैब आपको हो जाता है तो 2,22,000 से अधिक आपको टैक्स देना होगा। इसमें हमने सेस कैलकुलेशन नहीं किया है। तो आपको फाइनल जो प्रॉफिट होगी आफ्टर टैक्स, यदि 20% में आपको 5,92,000 रुपये ही बचता है, और यदि 30% का आपका स्लैब है तो आपको 5,18,000 रुपये ही आपके पैसे गेन होते हैं। मतलब 12 लाख रुपए में आपके 5,18,000 रुपये और जोड़ दो तो 15 लाख रुपए आपकी फाइनल वैल्यू बचती है। यदि इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाए तो आपका रियल रिटर्न निगेटिव हो जाता है। वो कैसे? बड़ा सीधा है कि 7% आपने कमाया, यदि आपने 30% के इनकम स्लैब में है तो 30% का मतलब 2 रुपये 10 पैसे, 2.1% आपने टैक्स पेड कर दिया, तो आपको रियल में बचा
4.9 आपको प्रॉफिट हुआ। अब इन्फ्लेशन कितनी है, लगभग 6% से अधिक, 6.5% की इन्फ्लेशन है। तो आपने कमाया कितना, 5% से कम, और 6.5% की इन्फ्लेशन मतलब 1.5% आपने अपने पैसे का अवमूल्यन हो गया, आपके पैसे का मतलब आपको लॉस हो गया, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपका जो पैसा है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाया। अब इसके अगेंस्ट में देखते हैं एक म्यूचुअल फंड में इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में यदि आप SIP करते हैं तो 10,000 रुपये आप महीने करते हैं, 10 साल यहाँ भी चलाते हैं, 12 लाख रुपये जमा करेंगे। यदि उसका मान लीजिए बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है, ना बहुत ख़राब है, कि एवरेज रिटर्न 14% का SIP का लेते हैं तो 26 लाख रुपये आपकी फाइनल वैल्यू बनती है। इसमें 12 लाख रुपये माइनस कर दीजिए तो 14,20,000 रुपये आपको प्रॉफिट होता है। इसमें जैसा हमने पहले ही बताया कि 1 लाख रुपये इसमें जो आपको प्रॉफिट है उसमें सरकार ने लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपए का छूट दिया है। तो आपको 14,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख माइनस कर दीजिए तो 13,20,000 रुपये में आपको 10% का टैक्स देना है, अर्थात 1,32,000 रुपये आपको टैक्स देना। इसमें भी सेस जुड़ा हुआ नहीं है। तो टोटल आप देखें कि यदि आपको टोटल फ़ायदा हुआ तो 14,20,913 रुपये का, उसमें आपने 1,32,000 रुपये माइनस कर दिया तो आप 12,88,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपने अब यहाँ पर आप देखें कि इन्फ्लेशन को बीट कर पाए कि नहीं कर पाए। तो इसको भी यदि बिल्कुल सरल तरीके से देखें कि 14% में आपने कितना टैक्स दिया, 10%। तो अब उसमें हमने 1 लाख रुपए को छूट को नहीं कैलकुलेट किया, सरलता से समझाने के लिए कि 10% दिया तो 1.40 रुपये आपका टैक्स में चला गया, तब भी आपको 12.6% आपको मिल गया। अब इन्फ्लेशन कितनी है, 6.5%, तो लगभग 6% से आप मार्जिन से आपने इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। ये काफ़ी बड़ा मार्जिन ये है कि आपने ह्यूज मार्जिन से इन्फ्लेशन को बीट कर दिया। तो यहाँ पर आपने इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपने पैसे की परचेजिंग पावर बढ़ा लिया, और जबकि RD में आपने अपने पैसे की परचेजिंग पावर कम कर लिया। अब इसको यदि FD के रूप में देखें कि कुछ लोग FD करते हैं तो 10 लाख की FD आप कर दें 10 साल के लिए तो उसकी फाइनल वैल्यू 19,67,000 रुपये होती है 7% के इंटरेस्ट में। यदि इसमें आप अपना 10 लाख रुपए माइनस कर लें तो 9,67,000 रुपये आपको गेन होता है। यदि आप 30% के इनकम स्लैब में हैं तो करीब 2,90,000 रुपये आपको टैक्स में देना पड़ेगा। इसमें भी सेस जुड़ा हुआ नहीं है, तो टोटल आपको करीब 7 लाख रुपये का ही फ़ायदा होता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लगाते हैं और एवरेज रिटर्न आपको 12% पड़ता है, 10 साल में आपका पैसा 31 लाख रुपए हो जाता है। अब 31 लाख रुपए में आपने 10 लाख माइनस कर दो तो 21 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होते हैं। यदि इसमें 21 लाख रुपए प्रॉफिट में से आप जो है 1 लाख रुपए माइनस कर लो, ठीक है, तो भी आपको 20 लाख रुपए हो तो करीब 2 लाख रुपए से अधिक आपका टैक्स आएगा। तो हमने 2,10,000 रुपये आपका टैक्स आता है, और यदि इसको आप माइनस कर लो आप पूरे उसमें प्रॉफिट में, तो भी आप करीब 19 लाख के आसपास आपको प्रॉफिट होता है। तो कहाँ आपका प्रॉफिट 7 लाख रुपए, कहाँ प्रॉफिट 8 लाख रुपए, 19 लाख रुपए। तो अब इसको भी यदि आप इन्फ्लेशन से देखें तो यहीं पर भी आप देखिए कि 12% आप कमाते हैं, इसमें यदि आपने 10% टैक्स में भी दे दिया तब भी आपको 10% से अधिक आपको शुद्ध इनकम होती है, जबकि इन्फ्लेशन आपकी 6.5 है। यहाँ पर भी आपने FD में भी एक डिसेंट रिटर्न यदि म्यूचुअल फंड में मिलता है तो भी आपको FD से अधिक मिलता है। FD आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रही है, जबकि म्यूचुअल फंड की इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इन्फ्लेशन को बीट कर दे रही है और आपके परचेजिंग पावर को बढ़ा दे रही है। तो इस तरीके से अभी जी यहाँ पर टैक्सेशन होता है। सभी जगह से इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्स बहुत कम है और आपके पैसे की परचेजिंग पावर भी बढ़ाता है। तो अभी टैक्सेशन के बारे में इतना ही बात करते हैं, और फिर यदि आपका कोई भी क्वेरी रहती है, सवाल रहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम दोबारा इन सवालों को लेने की कोशिश करेंगे, आपके सवालों को हल करेंगे। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।